गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। KVS, DSSB, CTET, STET, ऑल ऑफ द एग्ज़ाम्स यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। अगर आप अच्छे कंटेंट की नीड में हैं, अच्छे कंटेंट को अगर आप चाहते हैं, नोट्स अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। माई सेल्फ रितु, योर साइकोलॉजी टीचर, एंड आज हम पियाजे थ्योरी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने अपनी थ्योरी कोग्निटिव डेवलपमेंट पे दी है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में 3 मेजर पार्ट्स आते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट में हम पियाजे थ्योरी पढ़ेंगे, वाइगोट्स की पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हम इन 3 टॉपिक्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है पियाजे थ्योरी। पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, एंड जो पियाजे हैं उन्होंने बच्चों के ऊपर अपनी रिसर्च करी है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने, किसी ने मंकी पे, किसी ने कैट पे, किसी ने डॉग पे, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। फ़िलहाल हम पियाजे को पढ़ रहे हैं, लेकिन पियाजे ने चाइल्ड पे की है। तो जो चाइल्ड पे इन्होंने रिसर्च करी है, इस वजह से पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? पियाजे। अगर क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर होगा पियाजे। ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन थे? पियाजे। फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी को बनाया है, इस थ्योरी को दिया है। वो फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम इसकी स्टेजेस को पढ़ेंगे। इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं जो कि इन्होंने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड की है। तो फर्स्ट है, जो फैक्टर हैं वो फैक्टर हमारे क्या हैं? फर्स्ट इज़ एज। इनका मानना था जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थिंकिंग इम्प्रूव होती चली जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है थिंकिंग इंक्रीज़ होती है, थिंकिंग इम्प्रूव होती हैं, एंड बच्चे मैच्योर होते चले जाते हैं। इनका ये मानना था। तो एज से ही इन्होंने अपनी स्टेजेस को डिवाइड किया है। 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 12 to 17। इन्होंने 4 स्टेज दी हैं जो कि इन्होंने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड की हैं। तो फर्स्ट है एज, जो कि हम एज को हम क्या और बोल सकते हैं, जो इनका फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो अगर जैसे ऑप्शन में एज नहीं मिलता है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एक ही बात है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ओके। सेकंड, एक्टिविटी। इनका सेकंड फैक्टर था एक्टिविटी, जो कि एक बच्चा फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, तोड़ फोड़ करता है, कुछ भी करता है जो एक्टिविटीज़ फिजिकल वर्ल्ड के साथ, तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। फिज़िकल वर्ल्ड से हमारा मीनिंग ये है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में चीज़ें हैं, फुटबॉल है, घर का सामान है, कुछ भी है जो बच्चे उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं और सीखते हैं। तो सेकंड फैक्टर इसका है एक्टिविटी। जो कि करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ, एक्टिविटी। ओके, थर्ड है सोशल एक्सपीरियंसेस। पियाजे का मानना था कि जो बच्चे सोशल एक्सपीरियंस से कुछ सीख ले लेते हैं, तो सोशल एक्सपीरियंस का भी बच्चों की लाइफ में मेन रोल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी है, आफ्टर दैट एक्टिविटी को दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने एज को ही इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद एज, सोशल एक्सपीरियंस को बहुत कम इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है। मेन फोकस उन्होंने एज पे ही किया है। ओके,
फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हो गया सोशल एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंसेस। ओके, सोशल एक्सपीरियंसेस। थर्ड हो गया बायोलॉजिकल मैचुरेशन। जो प्याजे थे, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अपना अपना मानना होता है, कोई एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो कोई हेरिडिटी को। ये हेरिडिटी को ज़्यादा मानते थे, हेरिडिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। इसमें भी उन्होंने एज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, एक्टिविटीज़ को कम दी है। एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट में आती है, एज हमारी हेरिडिटी में आती है। ओके, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है हेरिडिटी को, हेरिडिटी को, जो कि हम बोल सकते हैं वंशानुक्रम। जितना होगा आप, ये सब चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहती हैं। एंड बाकी हिंदी में थोड़ी इसकी लैंग्वेज टफ पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा इनके जो मेन बातें हैं इंग्लिश में ही रीड करके जाना। एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि बाइलिंगुअल में ही आपका एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो आता है। और हिंदी इसकी थोड़ी या कुछ ज़्यादा ही टफ होती है साइकोलॉजी की, तो वैसे हम बाइलिंगुअल में ही पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी को ये ज़्यादा मानते थे, और जो लोग हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे? इनेटिस्ट। क्या बोलेंगे? इनेटिस्ट, इनेटिस्ट। इन टर्म्स को हमें याद करना होगा, एग्ज़ाम में कोई भी टर्म्स आ सकती है तो हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए। जो हेरिडिटी को ज़्यादा मानता है उनको हम इनेटिस्ट बोलते हैं। आफ्टर दैट हेरिडिटी को हम जेनेटिक भी बोल सकते हैं। जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, जीन्स से, पेरेंट्स के जीन्स से जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो सब चीज़ें हेरिडिटी जेनेटिक में आती हैं। और जो प्याजे है, प्याजे के लिए एक टर्म और यूज़ की गई थी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ये प्याजे के लिए यूज़ किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट IST पीछे लगा देते हैं तो वो किसी पर्सन के लिए होता है कि प्याजे इज ए जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ओके, और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे बनती है, नॉलेज कैसे इंक्रीज होती है, नॉलेज कैसे इम्प्रूव होती है, उन सब की स्टडी एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। चूँकि प्याजे ने मतलब नॉलेज के ऊपर ही अपनी थ्योरी दी है। बच्चे का जो माइंड है, बच्चे की जो थिंकिंग है, कैसे इम्प्रूव होती है, कैसे इंक्रीज़ होती है, ये सब उन्होंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है। इसलिए प्याजे को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा गया है। ओके, आफ्टर दैट हम इसकी प्रोसेस जान लेते हैं। एक बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, बच्चा मतलब उसकी प्रोसेस क्या होती है सीखने की, तो वो जान लेते हैं। आफ्टर दैट हम इसकी स्टेजेस पे आ जाएंगे। उसके लिए प्याजे ने 2 टर्म्स यूज़ कर रखी हैं जो इसकी प्रोसेस है, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। पढ़ लेते हैं। ये एक प्रोसेस है, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक बच्चा जाता है। पहले यहाँ होता है फिर वहाँ जाता है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बच्चा कंफ्यूज होता है, जब बच्चा कंफ्यूजन में होता है तो वो, इसका मतलब है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में है। आफ्टर दैट जब बच्चा बैलेंस में होता है, जब वो अपनी थिंकिंग को लेकर बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन।
इस स्टेज को हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसमें बच्चा कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन। इसमें बच्चा कंफ्यूजन में होता है। इसमें बच्चे की थिंकिंग जो है बैलेंस में होती है। बच्चा अपनी थिंकिंग को लेके क्लियर होता है, बैलेंस में होती है। आफ्टर दैट जो इक्विलिब्रेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एडेप्टेशन जब हम चीज़ों को लेके एडजस्ट कर जाते हैं, चीज़ों को लेके सीख जाते हैं, तो वो एडेप्टेशन कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम अपनी थिंकिंग को एक व्यवस्थित क्रम से लगा लेते हैं अपने माइंड में, स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोसेस है कि पहले ये, आफ्टर दैट ये, आफ्टर दैट ये, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब भी लाइफ लॉन्ग यही प्रोसेस चलती है। जो सीखने की प्रोसेस होती है लाइफ लॉन्ग यही चलती है। पहले एडेप्टेशन होता है, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडेप्टेशन में हम 2 चीज़ें, जो एडेप्टेशन है उसमें भी 2 टर्म्स हमें पढ़नी होगी। वो क्या है? एसिमिलेशन, सेकंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एडेप्टेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है एंड ऑर्गेनाइजेशन एक शॉर्ट प्रोसेस है। तो हमें एडेप्टेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। और इनसे रिलेटेड एक टर्म और होती है, वो क्या है? स्कीमा। पहले हम स्कीमा को पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। क्योंकि स्कीमा इनसे इंटरलिंक है तो पहले हमें स्कीमा को पढ़ना पड़ेगा। स्कीमा क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, आप क्या आंसर करोगे? दिस इज़ मार्कर। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, आप आंसर करोगे दिस इज़ डस्टर। ये आपका क्या है? स्कीमा है। तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है, उसका हमारे माइंड में स्कीमा बन जाता है। जो मेंटल स्कीमा होता है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड स्कीमा। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड स्कीमा। वो स्कीमा होता है हमारे माइंड में, इस चीज़ का स्ट्रक्चर है कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, वो डस्टर है। आप कहीं भी जाते हैं, आप डोमिनोज़ में जाते हैं, वहाँ पे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, आपका स्कीमा पहले से बना हुआ है। पिज़्ज़ा कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ये हमारा स्कीमा है। जो हमें पता है, हमारे माइंड में है कि पिज़्ज़ा कैसा होता है, ये हमारा स्कीमा होता है। अगेन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कोई भी नया नाम देखते हैं मेन्यू कार्ड में, तो कई बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि चलो आज ये ट्राई करके देख लेते हैं क्या है। हम ऑर्डर तो कर देते हैं, हमें पता तो नहीं है वो दिखने में कैसा है, वो टेस्ट में कैसा है, हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका क्या मतलब है? उस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई स्कीमा नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है, हमारे माइंड में उस चीज़ का स्कीमा बन जाता है, उस चीज़ का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो स्कीमा कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्कीमा क्या होता है। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं एसिमिलेशन और अकोमोडेशन पे। डेफिनेशन हर बुक में मिल जाएगी आपको। एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। एसिमिलेशन में हम स्कीमा के साथ कोई भी जो है नई जानकारी जोड़ सकते हैं, वो एसिमिलेशन होता है। लाइक अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। और अकोमोडेशन में नया स्कीमा बनता है। अकोमोडेशन में जो स्कीमा है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम करेक्ट करते हैं। ये सब हम अकोमोडेशन में पढ़ते हैं। और स्कीमा में हम
एसिमुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा स्कीमा है उसमें हम नई जानकारी जोड़ देते हैं, वो एसिमुलेशन में आती है। ओके, एसिमुलेशन में बस इतना ही आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है अकमेंडेशन। तो हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल लाइक छोटा सा बेबी है, लाइक 6 मंथ्स का बेबी है। उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके लिए एक छोटी बॉल लेके आते हैं, वाइट कलर की छोटी बॉल ला के अपने बच्चे को दे देते हैं। तो बच्चे को देंगे, बच्चा क्या करेगा, उसको मुंह में डालेगा, माउथ में डालेगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है उसको लगता है हर एक चीज़ खाने के लिए होती है। इतने छोटे बच्चे से अगर आप कभी मिले हो, आप देख सकते हो, आप उसको कुछ भी दे दो, मैं उसको अगर मार्कर देती हूँ, वो मार्कर को भी मुंह में लेगा, वो मार्कर को भी मुंह में लेगा। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यही लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी खाने के लिए होती है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोल ला के दे दी, उसने उसको मुंह में डाली, मतलब ट्राई करा खाने के लिए, लेकिन प्लास्टिक की बॉल है, वो खा नहीं सकता है। तो उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया, बेटा खाने के लिए नहीं होती है, ये है खेलने के लिए। उसको ऐसे उछाल के दिखाया बॉल को, तो बॉल उछली, बच्चे ने देखा कि हाँ बॉल ऐसे ऐसे उछल रही है। सेकंड टाइम जब उसको वही बॉल दी जाएगी तो वो ऐसे फेंक के देखेगा, उछाल के देखेगा, उसके साथ खेलेगा। सेकंड टाइम उसको देंगे, तो जो वो बॉल को लेके सेकंड टाइम जब उसको वो बॉल दी गई तो उसके माइंड में क्या बन गया, स्कीमा। सेकंड टाइम उसने माउथ में नहीं डाली, सेकंड टाइम वो उसके साथ खेला, तो उसके जो माइंड में क्या बन गया, स्कीमा। आफ्टर दैट जब वो 1 ईयर का हो जाता है तो उसके पेरेंट्स जाते हैं मार्केट में, वहाँ से घर का सामान लाते हैं। घर के सामान में क्या क्या लाते हैं, दूध, ब्रेड, बिस्किट, एग्स, ये सब चीज़ें ला के टेबल पे रख देते हैं। बच्चा घूम रहा है, बच्चा जाता है टेबल के पास, देखता है एग्स को, देखता है एग्स को, देखते ही उसको क्या लगेगा, एग्स को देखते ही उसको लगता है इतनी सारी बॉल्स। एक को उठाता है, एक एग को उठाता है, फेंक देता है, उसको तो लगता है खेलने के लिए। एक एग को उठाता है, फेंक देता है, फेंकते ही वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो उसको ऐसे देखता है, उसका स्कीमा गलत हो गया, क्योंकि जो उसने स्कीमा बनाया था वो स्कीमा गलत हो गया। अब उसके पेरेंट्स आते हैं, उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं, बेटा ये बॉल नहीं है, ये खाने की चीज़ है, ये बॉल नहीं है, ये खाने की चीज़ है। वो उसको समझाते हैं। उसके बाद बच्चा अपना स्कीमा करेक्ट करता है, स्कीमा कि छोटी वाइट कलर की हर एक चीज़ बॉल नहीं होती है, कुछ और भी हो सकता है, हर एक चीज़ बॉल नहीं होती है। वो अपने स्कीमा को ठीक करता है तो ये सिचुएशन कहाँ चली जाएगी, अकमेंडेशन में। फर्स्ट जब उसने अपना स्कीमा बनाया था, आफ्टर दैट उसका स्कीमा गलत हो गया। अब उसने वो अपना जो स्कीमा गलत हुआ है उसको करेक्ट किया है। तो जब वो उसने करेक्ट किया है तो ये सिचुएशन चली गई है अकमेंडेशन में। ओके, आफ्टर दैट वो 1.5 ईयर का हो जाता है। अब उसके पापा हैं जो, वो उसके लिए बहुत सारे बॉल्स लेके आते हैं, लाइक छोटी बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल, फुटबॉल, कलरफुल। तो बहुत सारे बॉल लेके आते हैं, उसके सामने रख देते हैं। बच्चा एक बार डाउटफुल होके देखता है, सारी गोल हैं, लाइक बॉल हैं, तो एक बार देखता है। प्याजे ने एक चीज़ और कही थी, चिल्ड्रन आर द लिटल साइंटिस्ट। ये प्याजे की कही गई एक बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं। उसको कोई भी चीज़ दोगे वो एक साइंटिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। तो वो उसको डाउट से ऐसे देखता है सारी बॉल्स को, क्या है, बॉल है या खाने वाली चीज़ें हैं। एक बॉल उठाता है, हल्का सा ऊपर से ऐसे करता है, उछालता है, तो वो ये देखना चाहता है कि बॉल है जो ये टूटेगी या उछलेगी। तो जब वो उसको गिराता है तो बॉल उछली। अब उसको पता चल गया कि ये सारी बॉल्स हैं जो कि खेलने के लिए हैं। अब उसने अपने स्कीमा में एक चीज़ और ऐड की कि
वाइट कलर की ही बॉल नहीं होती, किसी भी कलर की बॉल हो सकती है। तो जो भी चीज़ हम अपने पुराने स्कीमा में ऐड करते हैं वो कहाँ चला जाएगा, एसिमिलेशन में। तो ये बात कहाँ चली गई है अब, एसिमिलेशन में। तो आई थिंक आपको ये दोनों टर्म्स समझ आ गई होंगी। एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम अपने स्कीमा में कोई नई जानकारी जोड़ देते हैं वो एसिमिलेशन में आ जाती है। अकमेंडेशन, जब हमारा कोई स्कीमा गलत साबित हो जाता है, आफ्टर दैट हम नया स्कीमा बनाते हैं, और या फिर नया स्कीमा बनाया है या नए जो पुराना स्कीमा है उसको हमने करेक्ट किया है, मॉडिफाई किया है, तो वो आ जाता है अकमेंडेशन में। तो ये हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी बेसिक्स। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेजेस पे, जो पियाजे ने अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट में स्टेजेस दी हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। जो पियाजे हैं, जो उसने अपनी स्टेजेस दी हैं, वो स्टेजेस दी हैं 4, जो कि एज के अकॉर्डिंग डिवाइड की है, जैसा कि पहले भी बताया था। ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 to 2 years। 0 to 2 years में मीन्स जब बच्चा बर्थ लेता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, वहाँ से लेकर 2 ईयर तक जो भी बच्चा होता है वो इसमें आएगा। और जब हम स्टेजेस में क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्टेजेस में पढ़ने वाले हैं कि बच्चा जैसे जैसे पढ़ता जाता है वो कैसे अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, कैसी गलतियाँ करता है, और कैसे उसकी थिंकिंग इम्प्रूव होती है, कैसे बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, इसका ये नाम क्यों है सेंसरी, सेंसरी का मतलब है जो बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। छोटे बच्चे के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, जब बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती है, उसको टाइम लगता है 1.5-2 साल तक, आते आते वो धीरे धीरे लैंग्वेज को गेन करता है, आफ्टर दैट वो लैंग्वेज सीखता है। तो जब तक उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है वो अपनी सेंसेस को यूज़ करता है, सेंसेस को लाइक देखता है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, नोज से स्मेल करता है, जीभ से टेस्ट करता है, हैंड से टच करता है। ये सब अपनी चीज़ों से जब वो सीखता है तो वो सेंसरी में हम करेंगे मोटर में आएगा फिज़िकली जो एक्टिविटी करता है, मोटर होता है गतिक। तो जो बच्चा फिज़िकली एक्टिविटीज़ करके सीखता है तो वो आ जाएगा मोटर में, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। छोटे बच्चे को देखा, जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी होता है, कभी अगर आपने देखा हो या देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखना। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके हैंड्स ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, हल्के से ऐसे होते हैं। अगर आप उसके हैंड में उंगली दोगे तो वो पकड़ लेता है, अगर उसके हैंड में कोई चीज़ दोगे तो वो पकड़ लेता है। न्यू बॉर्न बेबी को नहीं पता होता वो जो ये चीज़ करता है ये उसकी ऑटोमेटिक होती है, वो जानबूझ के नहीं करता। लाइक आप पल के झपकाते हो, आप क्या जानबूझ के करते हो, ये ऑटोमेटिक होती हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि वो जानबूझ के नहीं करते, अपने आप हो जाते हैं। तो ये उसका रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि जैसे जैसे वो हल्का सा बड़ा होता चला जाता है ख़त्म हो जाते हैं, एंड्स ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एंड्स होने के बाद वो क्या करेगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल
डायरेक्टेड बिहेवियर। अब वो करता है कॉल डायरेक्टेड बिहेवियर, लाइक लगा लो आप 1 साल का बच्चा, तो किसी पेरेंट्स ने क्या किया, दूध का गर्म पतीला रख दिया टेबल पे। अब बच्चे के लिए गोल है वो पतीला, उसके अंदर जिज्ञासा है कि उसमें क्या है, वो चीज़ क्या है, तो वो उसकी तरफ मतलब जाता है, चाहे वो क्रोलिंग से जाए। 1 ईयर का बच्चा मतलब चल भी सकता है, नहीं भी, ये सब की अपनी अपनी अलग होती है। तो बच्चा जाता है क्रोलिंग से, मेज के सहारे खड़ा होता है, उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं, बेटा छूना नहीं है, ये गरम है, ये दूध गरम है, हाथ जल जाएगा। लेकिन बच्चे के पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं, तो बच्चा उसको छूता है, तो उसको वो हॉट लगती है, गरम लगती है, क्योंकि उसमें गरम दूध है, तो उसको गरम लगता है, एकदम से पीछे हाथ कर लेता है। आफ्टर दैट उसको समझ आती है इसको छूना नहीं था क्योंकि ये गरम था। तो वो अपने बिहेवियर से ये चीज़ें सीखता है कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, वो अपने बिहेवियर से सीखता है, बताने से नहीं सीखता क्योंकि उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में उसके लिए गोल क्या था, दूध का पतीला। वो इन सब चीज़ों के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर, क्या कि अब ये चीज़ करनी है। उसके सामने कोई भी नई चीज़ लेके आओगे, कोई भी नई चीज़ लाओगे, तो उसको ये रहेगा ये क्या चीज़ है, कैसी नहीं है, बच्चा उस चीज़ को ज़रूर छेड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, नकल उतारना। डेफर्ड में आ जाएगा, जैसे कोई भी बच्चा याद रख लेता है तो। ओके, इमिटेशन होती है नकल उतारना। आप छोटे बच्चे के सामने कोई टॉय लाते हो, उसको चला के दिखाते हो, बच्चा उस चीज़ को याद रख लेता है। आफ्टर दैट या तो वो उस काम को आपके सामने करेगा, अगर सामने नहीं किया नेक्स्ट डे करेगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट डे करेगा, लेकिन वो उस काम को ज़रूर करेगा। जो काम आपने उसको कोई भी टॉय जैसे भी करके दिखाया है, लाइक ये चीज़ें आपने भी करके देखूंगी, आप मुंह बना के दिखाते हो बच्चे के सामने, बच्चा उसी टाइम एट ए टाइम ट्राई करता है, जैसे आपने मुंह बनाया वो भी बना के देखता है, वो नकल उतारता है। और बच्चे नकल उतार के ही तो सीखते हैं, बच्चे इमिटेशन करके ही सीखते हैं। तो जो आपने वो चीज़ आपने उसको करके दिखाई है, वो उसको बाद में करेगा, अब नहीं, नेक्स्ट डे करेगा, नेक्स्ट डे करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर उस काम को। इससे हमें क्या पता चलता है, उसमें मेमोरी बननी स्टार्ट हो चुकी है। अब उसमें मेमोरी बननी स्टार्ट हो चुकी है, तभी तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वो करके देखता है। तो डेफर्ड इमिटेशन से हमें पता चलता है बच्चे में मेमोरी बनना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, इस चीज़ को वो ज़रूर करके देखता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, छोटा बच्चा है, उसके सामने कोई चीज़ आप ला के रख देते हो, फिर हटा देते हो, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उसको क्या लगता है, जब तक उसके सामने रहेगी कि हाँ ये चीज़ है, जब उसके सामने से वो चीज़ हट जाती है तो उसको लगता है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। तो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, लाइक 1.5 ईयर का अगर कोई बच्चा हो गया है, आप उसको कोई टॉय ला के दो, बाद में उसको उस टॉय को छुपा दो, लेकिन बच्चे को ये रहता है कि कोई कुछ चीज़ थी, उसको याद है कि मतलब जो टॉय था वो था मेरे पास, जो मेरे को दिया था, और वो उसको ज़रूर ढूंढेगा, अब नहीं तो बाद में ढूंढेगा ज़रूर। तो जो टॉय है, अगर आपने छुपा दिया है, कोई दूसरा टॉय दिया है, लेकिन वो पिछले टॉय को ज़रूर ढूंढेगा कि टॉय है,
आपने मेरे को दिखाया था, है उसके पास लैंग्वेज नहीं है लेकिन वो ढूंढ के दिखाता है, जैसे ढूंढने की ट्राई करता है। तो इसका क्या मतलब है, जो उसकी ऑब्जेक्ट हैं जो हम उसको दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं, अब वो परमानेंट हो चुकी हैं, उसके माइंड में रहती है, हाँ ऐसी कोई चीज़ थी जो कि छुपा दी गई है। तो और इससे भी हमें क्या पता चलता है कि बच्चे की मेमोरी बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बच्चा भूला नहीं है, बच्चा उस चीज़ को ढूंढ रहा है, तो मतलब उसकी मेमोरी बनना स्टार्ट हो गई है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हम ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जैसे पलकें झपकना, जो मरने के बाद ही ख़त्म होती है, तब तक ख़त्म नहीं होती है रिफ्लेक्स एक्शन। ये आज भी हमारे साथ है, बाकी जो एक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे उसी टाइम ख़त्म हो जाती है, इसी स्टेज में ख़त्म हो जाती है। आफ्टर दैट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है बच्चा, कोई भी चीज़ है उसके सामने जिज्ञासा रहती है, उसके लिए ये चीज़ गोल हो जाता है। जैसे अभी दूध का पतीला हमने एक एग्जांपल लिया था, तो उसके लिए गोल था दूध का पतीला। ओके, ऐसा वो बिहेवियर करता है। नेक्स्ट है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन में बच्चा नकल उतारता है, नकल उतार के ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाते हैं, जो मेमोरी है उसमें याद रहती है कि पहले वो चीज़ थी, तो वो ढूंढने की ट्राई करके दिखाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया है। और ये जो 2 इसके पॉइंट है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में मेमोरी बन चुकी है, मेमोरी बनना स्टार्ट हो चुकी है, इससे हमें ये चीज़ पता चलते हैं। चलो अब इसकी पियाजे की सेकंड स्टेज पढ़ते हैं। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 to 7 years, 2 to 7 years। ओके, तो इसमें टू टू 7 years, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री होता है पहले वाला, ऑपरेशनल होता है बच्चे के पास अभी कोई लॉजिक नहीं है, तो इलॉजिकल, इस स्टेज में बच्चे जो है इलॉजिकल वाली बातें करते हैं। तो जो इसके बाद वाली स्टेज आ जाएगी उसमें लॉजिकल वाली चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। उनकी जो रीजनिंग है वो इलॉजिकल है। अगर आप उनसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर वो पटांग तरीके से देते हैं, आप सब जानते हैं। 2 to 4 ईयर तक आप किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ के देखना, अगर उसको उसके आंसर का नहीं पता है वो अपनी मन मर्जी से कोई भी आंसर दे देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। लाइक बारिश क्यों आ रही है, तो कोई भी बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है। धूप नहीं है इसलिए बारिश आ रही है, इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इलॉजिकल तरीके से वो अपने आंसर्स को देते हैं, जो कि ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में आ जाते हैं। आफ्टर दैट अब इसकी हम कमियां पढ़ लेते हैं। एनिमिज्म, एनिमिज्म का क्या मतलब होता है कि बच्चे को क्या लगता है जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो सारी जीवित हैं, सजीव हैं।
उनको लगता है कि इसको भी दर्द होता है, इसको भी ठंड लगती है, इसको भी भूख लगती है। लाइक डोल को ले लीजिए, कोई छोटी अगर गुड़िया है आपके घर में, उसके पास अगर कोई डोल है, वो उसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाती है। जब वो सोती है तो वो यही बोलती है इसको भी नींद आई है, इसको भी सोना है, उसको भी कंबल उड़ाती है, इसको ठंड लग रही है। तो वो ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे सजीव के साथ करते हैं। तो एनिमिज्म में ये चीज़ें आती हैं। कोई बच्चा है, अगर वो कहीं पे गिर गया है, टेबल से पैर लग के गिर गया है, तो वो रोता हुआ आएगा, टेबल ने मेरे को मारा। जब तक आप उस टेबल को नहीं मारोगे वो चुप नहीं होएगा। उसको नहीं पता वो सजीव नहीं है, उसको सारी चीज़ें सजीव लगती हैं। तो इसमें बच्चे एनिमिज्म जैसा बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी जिसका उल्टा होता है इररिवर्सिबिलिटी। पियाजे ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने सबसे छोटे बच्चे के साथ। इस पे इस पॉइंट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम जान लेते हैं। यहाँ पे उनका हाउस है, यहाँ पे उनका स्कूल है। स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था उस बच्चे का। यहाँ हाउस है, यहाँ स्कूल है। प्याजे ने क्या किया, अपने बच्चे को जान के लेट करा दिया, जानबूझ के लेट करा दिया। बसेस लगवा रखी थी, बेशक स्कूल पास में था, बसेस इसलिए लगवाते थे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सेफ़ नहीं है पैदल जाना, तो बसेस लगवा रखी थी। जानबूझ के लेट करा दिया, बस निकल गई। अब प्याजे ने कहा चलो हम पैदल चलते हैं स्कूल तक, स्कूल पास में है। बच्चा और प्याजे उसके फादर दोनों साथ जा रहे हैं, यहाँ से घर से चले और स्कूल पहुँच गए यहाँ पे। अब प्याजे ने क्या कहा, प्याजे ने अपने बेटे को कहा घर से स्कूल तू पैदल आया है मेरे साथ, अब तेरे को घर से स्कूल के रास्ते का पता चल चुका है। बच्चे ने कहा हाँ मुझे पता है, घर से स्कूल के रास्ते का पता है। तो प्याजे ने कहा जब स्कूल से छुट्टी होएगी तू स्कूल से घर वापस आ जाइयो। तो बच्चे का आंसर था मेरे को घर से स्कूल के रास्ते का तो पता है, लेकिन स्कूल से घर के रास्ते का नहीं पता। बच्चा उस रास्ते को अलग समझ रहा है, बच्चा उस चीज़ को उल्टा करना नहीं जानता कि जिस रास्ते से वो आया था वो उसी रास्ते से वापस कैसे जा सकता है। तो ये उसका आंसर था, ये उसका जो आंसर था, ये उसने अपने मतलब सबसे छोटे बच्चे के साथ उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमिज्म और इररिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ईगो सेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म में क्या आएगा, बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं। बच्चों को लगता है जो मैं सोचता हूँ वैसा ही आप सोचते हो। बच्चे को लगता है जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद है। बच्चे को लगता है जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लगती वो आपको भी नहीं अच्छी लगती। ईगोसेंट्रिक का ये मतलब नहीं होता जैसा मैं सोचता हूँ वो ठीक है और जो आप सोचते हो वो गलत है, नहीं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही आप सोचते हो। जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद है। अगर मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है तो आपको क्या, सबको चॉकलेट वाली आइसक्रीम वाली फ्लेवर मतलब पसंद है। तो बच्चे को ये चीज़ लगती है, बच्चे को ये लगता है कि मतलब मेरे को कैट से डर लगता है तो सबको कैट से डर लगता है, तो उसका ये मानना होता है। तो ईगोसेंट्रिज्म में ये चीज़ आ जाती है। और लास्ट है, एक बार रफ कर लेते हैं, सेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज
सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर लेना, जो कि बच्चे कर देते हैं इस चीज़ में। 2 to 7 ईयर में बच्चे सिर्फ एक चीज़ पे अपना पूरा 100% फोकस कर देते हैं और जो जितनी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। कम और ज़्यादा वाली गलती आ जाती है इसमें, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। लैक ऑफ कंजर्वेशन में कम और ज़्यादा वाली आ जाती है। तो इसको पियाजे ने इसके साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हम देख लेते हैं। पियाजे ने 2 गिलास लिए सेम साइज़ के, ये दोनों सेम साइज़ के गिलास हैं। पानी भर दिया सेम दोनों में, और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उसने बच्चे के सामने किया है। आफ्टर दैट वो एक और गिलास लेके आया किचन से खाली। ये लेके आया, इस गिलास का पानी उसने इसमें डाल दिया। चूँकि ये गिलास लंबा है, चौड़ा नहीं है, तो इसका पानी यहाँ तक आ चुका है। आफ्टर दैट उसने इस गिलास को हटा दिया वहाँ से, बच्चे के सामने से। ये सारी प्रोसेस उसने बच्चे के सामने ही की है। आफ्टर दैट उसने बच्चे से पूछा, बेटा कौन से गिलास में ज़्यादा पानी है? तो बच्चे का आंसर था इस गिलास में। बच्चे ने ऐसा आंसर क्यों किया? क्योंकि बच्चे को सिर्फ ये दिखा, ये बड़ा गिलास है, ये छोटा गिलास है, बड़ा गिलास भरा हुआ है तो बड़े गिलास में ज़्यादा पानी है। उसने किस चीज़ पे फोकस किया? उसने फोकस किया इसकी लेंथ पे, जबकि जो इसकी विड्थ थी उसको इग्नोर कर दिया। उसने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, तो बच्चे का आंसर ये था। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। एक धागा लिया गया, ये धागा है, एक और ले लिया धागा, इसमें हम मोती डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 7 मोती ऊपर वाले में है। 1 2 3 4 5 6 7 ही नीचे वाले में। ओके, दिख रहा है ध्यान से? 7 नीचे वाले में है और 7 ही ऊपर वाले में है। और बच्चे से पूछा गया, बच्चे कौन से में ज़्यादा मोती डाले गए हैं? तो बच्चे का आंसर क्या था? बच्चे का आंसर था ऊपर वाले में। ऊपर वाले में फैले हुए हैं तो उसको ज़्यादा लग रहे थे, नीचे वाले में सारे पास पास हैं तो उसको कम दिख रहे थे। तो बच्चे का आंसर था ऊपर वाले में। तो ये थी हमारी पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी की आज हमने 2 स्टेजेस कवर की हैं। बाकी की 2 स्टेजेस कंक्लूज़न हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा है इस वाली स्टेज में एनिमिज़म, इरिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म और लैक ऑफ कंजर्वेशन। एनिमिज़म में वो हर एक चीज़ को सजीव की तरह बिहेव करता है। इरिवर्सिबिलिटी में काम सीधा कर सकता है। अगर किसी बच्चे को हम सीधा काम करना सिखा सकते हैं, लाइक घर से वो स्कूल लेके गया तो वो उसका ठीक रिवर्स नहीं कर सकता है। इस स्टेज में वो बच्चा उसका ठीक रिवर्स नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे को लगता है जो मैं सोचता हूँ वही आप सोचते हो, जो मेरे को पसंद है वही आपको पसंद है, जो मेरे को पसंद नहीं है वो आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट है सेंट्रेशन, वो अपना एक चीज़ पे 100% फोकस डाल देता है, 100% वो उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर देता है, जिसमें वो कम और ज़्यादा की गलती करता है, जैसे उसने यहाँ पे एक गलती की है। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की 2 स्टेजेस कवर करेंगे और जो कंक्लूज़न है, मोरल वाली थ्योरी है, हम सेकंड वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।